गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के मॉडल टू में कैपिटल मार्केट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम कैपिटल मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक दैट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी शुरू करने जा रहे हैं। ये डिपॉजिटरी होती क्या है? आपने पहले जमाने में देखा होगा कि पहले क्या था, बैंकों का उपयोग बहुत कम था। करेंसी होती थी, सोने की मुद्राएं होती थी, चांदी की होती थी, सिक्के होते थे जिनको लोग दबा के जमीन में गड़ा कर सुरक्षित रखते थे। फिर धीमे धीमे रुपए की करेंसी आई और लोग उस रुपए को, सिक्कों को बड़ी बड़ी तिजोरियों में रखने लगे। लेकिन फिर धीमे धीमे बैंक आया, बैंकों में लोग पैसा रखने लगे और उनसे एक चेक बुक मिलती थी और बैंकों के अंदर स्टेटमेंट लेना शुरू किया। धीमे धीमे ई बैंकिंग शुरू हो गई और हमारा एक ट्रांजैक्शन एसएमएस होने लग गया और हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करने लगे, आरटीजीएस, एनईएफटी। इसी तरह पिछले 10-15 साल पहले तक जो शेयर्स जो हम लोग अप्लाई करते थे, तो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में मिलते थे। जिस तरह नोट होते हैं 10,000 रुपए, हम तो 10,000 का नोट होता है क्या? नहीं होता। तो 100 रुपए के 100 नोट मिलते हैं। इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट के लॉट हुआ करते थे और 50 का लॉट, 100 का लॉट, इस तरह लॉट हुआ करते थे। कुछ शेयरों ने लॉट केवल एक सिंगल लॉट का भी कर दिया। तो ये जो लॉट हुआ करते थे, तो अगर आप शेयर सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, एक हार्ड पेपर में, मोटे पेपर्स में, ठीक है। तो उन पेपर्स को जिस पर कंपनी सेक्रेटरी की और कंपनी के ऑथोराइज डायरेक्टर के साइन होते थे और प्रिंटेड फॉर्म में वो मिलता था। आपको पता है कि नोट भी नकली बन जाते हैं, जबकि नोट के लिए प्रिंटिंग की लिए एक स्पेसिफिक इंक होती है, एक स्पेसिफिक प्रिंटिंग मटेरियल होता है। लेकिन ये जो शेयर सर्टिफिकेट हैं, इनका डुप्लीकेशन भी आसान था और कई बार उनमें नकली भी आ जाते थे, कई बार सिग्नेचर डिफर होते थे, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो और काफी इनकन्वीनियंस होती थी, उनको बहुत संभाल कर रखना पड़ता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सोचा जिस तरह बैंक होता है इसी तरह एक शेयर का भी बैंक बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह आजकल प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में बिना कैश के ट्रांजैक्शंस हो जाया करते हैं, इसी तरह का कोई एक सिस्टम बनाया जाए कि जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो भी संभाल कर ना रखने पड़े और उसकी जगह जिस तरह बैंक में आपका बैलेंस होता है, इसी तरह शेयर्स का बैलेंस भी आपका कोई एक ऐसा मीडियम बनाया जाए कि आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन हो, स्लिप हो, चेकबुक टाइप की चेकबुक हो, उससे ही आप शेयर्स इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक डिपॉजिटरी बनाई, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी होती क्या है, डिपॉजिटरी का मीनिंग क्या है, इसको किसे कहते हैं, डिपॉजिटरी होती क्या है, व्हाट इज डिपॉजिटरी। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये डिपॉजिटरी होती क्या है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने सोचा एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो शेयर सर्टिफिकेट हैं वो फिजिकल रूप में ना करके एक जिस तरह बैंक में कैश रखा जाता है, इसी तरह शेयर सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी के पास हो। तो ये जो, और क्योंकि फॉरेन में भी ऐसा होता है,
तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेबी ने भी ये प्रोवाइड किया, और उन्होंने क्या किया, एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जिसके पास आपके शेयर्स डिपॉजिट हो जाएं और वहीं से शेयर, जिस तरह पैसा डेबिट क्रेडिट होता है इसी तरह आपके क्रेडिट होते रहें, और खरीदने पर या अलॉट करने पर या बोनस मिलने पर या राइट मिलने पर क्रेडिट होते रहें और बेचने पर डेबिट होते रहें, जिस तरह की आपका बैंक अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैंक, यानी ऐसा सिस्टम बनाया जाए जब कंपनी शेयर अलॉट हो तो वो शेयर्स अलॉट होके ये जो इश्यूअर है, इश्यूअर जितने भी सर्टिफिकेट हैं उन सर्टिफिकेट को एक डिपॉजिटरी के नाम ही रजिस्टर करके सारे के सारे इनको ट्रांसफर कर दे, और डिपॉजिटरी उन शेयर्स को जिसने अप्लाई किया है, जिसके नाम अलॉट हुए हैं, उनको बेनिफिशियर ऑनर बना के उनका डिफरेंट जिस तरह बैंक में होता है अलग अलग शेयर का अकाउंट खोल दे कि उनके पास इतने शेयर्स हैं, है ना। तो शेयर सर्टिफिकेट ना किसी को दिए जाए ना किसी से लिए जाए, बस संभाल कर एक अथॉरिटी के पास रख दिए जाए। जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर रखते हैं, तो जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर्स डिपॉजिट किए जाते हैं उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। डिपॉजिटरी किसको कहते हैं? जिस अथॉरिटी के पास ये शेयर डिपॉजिट किए जाते हैं। जैसे बैंक में हम अपने पैसे रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, तो इसी तरह डिपॉजिटरी भी एक बैंक है, लेकिन ये कैश की जगह शेयर्स का बैंक है। ठीक है, तो आप जब का शेयर होगा तो आपको एक डिपॉजिटरी अकाउंट नंबर मिल जाता है जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट अकाउंट नंबर मिल जाता है, जिस तरह बैंक अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट नंबर मिलता है, इसमें एक डीमैट अकाउंट मिल जाता है। उस डीमैट अकाउंट, डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज। मैटेरियलाइज का मतलब क्या होता है? मैटेरियलाइज का मतलब होता है फिजिकल, और डीमैटेरियलाइज का मतलब नॉन फिजिकल, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिपॉजिटरी। कुछ बात समझ में आई? डिपॉजिटरी क्या होती है? कुल मिला के डिपॉजिटरी एक तरह की आपकी शेयर्स की बैंक है। डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी जिस तरह आपकी कैश रखने के लिए बैंक है, इसी तरह आपके शेयर्स को रखने वाली जो अथॉरिटी है, यानी शेयर्स की जो बैंक है, वो डिपॉजिटरी कहते हैं। बैंक हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, शेड्यूल्ड हैं, नॉन शेड्यूल्ड हैं, फॉरेन बैंक हैं, लेकिन डिपॉजिटरी अभी तक केवल 2 डिपॉजिटरी हैं। डिपॉजिटरी को कितनी है? 2 हैं। एक है एनएसडीएल, और एक है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड। ये 2 हैं, ये कंपनी है, दोनों ही कंपनी है,
प्लस ये सेबी से अप्रूव डिपॉजिटरी, एक रजिस्टर्ड कंपनी है प्लस सेबी से अप्रूव्ड है फॉर फंक्शनिंग एज डिपॉजिटरी। तो ये दो कंपनीज हैं जो हिंदुस्तान में डिपॉजिटरी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपॉजिटरी है ये आपके शेयर्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखते हैं। डीमेटेरियलाइज का मतलब होता है उसकी मेटीरियलिटी, यानी उसका भौतिक स्वरूप। ये भौतिकी आप जो भौतिक यानी भौतिक मीन्स फिजिकल, इसका फिजिकल स्वरूप खत्म करने को यानी डीमेटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक में बदल देना। आपके जो शेयर्स है उसको ई फॉर्म में कर देने को क्या कहते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन रखते हैं। यानी इसको फिजिकल फॉर्म में ना रख के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, इसको कहते हैं डीमेटेरियलाइज। तो डिपॉजिटरी के अंदर जो आपके शेयर्स हैं वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, क्या होता है डिपॉजिटरी, क्या होती है डीमेटेरियलाइजेशन। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। ये समझ में आया क्या होती है डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी में क्या करते हैं बेटे, जैसे कि आपका जो पैसा है, हम जाते हैं बैंक में हमने 10 लाख रुपए जमा किए, उन्होंने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, डेबिट कार्ड हमारे पास है या पासबुक हमारे पास है, ठीक है, या चेक बुक हमारे पास है, हम उसमें केवल एक चेक काट के पैसा, ये नहीं किसी को 2 लाख रुपए देना है तो हम जाके 2 लाख रुपए निकालें, हम चेक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे सारे शेयर्स उस बैंक में जमा हैं, हमें यदि शेयर्स बेचने हैं तो हमें एक चेक की तरह की एक स्लिप होती है, उस स्लिप को भरना है और वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, अब आपको देखने डीमेटेरियलाइजेशन के बेनिफिट। डीमेटेरियलाइजेशन, हाँ जी, हमें देखना है डीमेटेरियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, हाँ जी, सबसे पहला बेनिफिट है एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज। अब आप कहेंगे ये बैड डिलीवरीज क्या होती थी? ये बैड डिलीवरी शेयर मार्केट और कंपनीज के ट्रांसफर के संदर्भ में यूज होती है। बैड डिलीवरी क्या कहलाती है? यदि शेयर्स आपने परचेज किए और जब शेयर्स ट्रांसफर के लिए हमने कंपनी में दिए कि ये शेयर्स हमने खरीदे हैं और आप हमारे नाम में ट्रांसफर कर दिए, तो उस समय यदि शेयर्स हमारे नाम में ट्रांसफर नहीं होते हैं, या तो सिग्नेचर डिफर की वजह से या किसी और कमी की वजह से, नकली होने की वजह से या आउटडेटेड ट्रांसफर डीड होने की वजह से, स्टाम्प ड्यूटी, यानी किसी भी वजह से खरीदे हुए शेयर अल्टीमेटली हमारे नाम में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। बैड डिलीवरीज कई वजह से होती हैं, चोरी के शेयर हैं, गलत तरीके से ट्रांसफर किए हुए, सिग्नेचर गलत हैं, इन सब से बहुत नुकसान होता था। क्योंकि कई महीने में जाके तो हमारा शेयर ट्रांसफर पे आता था, फिर चिट्ठी आती थी, हमने पैसे से खरीदी चीज हमारे नाम में नहीं हुई, जब तक हमारे नाम में नहीं हुई हम उसको फर्दर बेच नहीं सकते, तो हमारा पैसा फंस जाता था। ये बहुत, तो इस केस में क्योंकि इंस्टेंट इसके अंदर कोई इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, इंस्टेंट हमारे यहाँ शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो शेयर की बैड डिलीवरीज का चक्कर इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डीमेट फॉर्म में अगर हम खरीदेंगे
अगर हम खरीदेंगे तो हमारे नाम क्रेडिट हो जाएंगे, बेचेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? इंस्टेंटली, साथ के साथ, बिना किसी गैप के। जैसे बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, तुरंत हमारे नाम में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह लेकिन फिजिकल फॉर्म में काफी खरीदने के बाद में वो बैड डिलीवरी आ जाती थी और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू होता था। तो इस जिसकी वजह से कई शेयर ब्रोकर, कई इन्वेस्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ और कई लोग बैठ गए और इस बिजनेस से ही, शेयर मार्केट से तौबा कर ली। ऐसा बैड डिलीवरी का दिक्कत होती थी। सेकेंड थिंग, नो नीड ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, पहले जब भी शेयर्स खरीदते थे और शेयर्स को जब ट्रांसफर करते थे, उसके साथ ट्रांसफर डीड लगानी होती थी और ट्रांसफर डीड में आधा %, 0.5% से लेके अलग अलग जगह पर हमको स्टाम्प ड्यूटी देनी होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एक ही बार में जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड डीमैट के बाद होते हैं, हम लोग बेनिफिशियल ओनर होते हैं और वो बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी के बेनिफिशियल ओनर से ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ द स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी की हमारे को बड़ी भारी सेविंग होती है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि पहले अगर हम कभी ट्रांसफर करते थे तो हमें एक फॉर्म 7B के अंदर ट्रांसफर डीड लगानी पड़ती थी और वो उसके साथ ये स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, तभी ट्रांसफर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन डीमैट में अब ना फॉर्म 7B की जरूरत, ना कोई स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत, ठीक है। थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज इमीडिएट और इंस्टेंट ट्रांसफर। इमीडिएट ट्रांसफर होता है, इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस केस में जिस तरह बैंक में ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं। पहले हम लोग जब करते थे तो कई 2 से 3 महीने फिजिकल फॉर्म के अंदर हमें वो पूरा भरवा के ट्रांसफरी के साइन करके पूरा फॉर्म भर के बाकायदा रजिस्टर्ड पोस्ट से सारी फॉर्मेलिटी के साथ भेजना होता था कंपनी में। फिर कंपनी का सेक्रेटरियल डांस उन सब चीजों को चेक करता था, जो ऑब्जेक्शंस होते थे वो पूछता था और उसके बावजूद भी ट्रांसफरी को चिट्ठी भेजता था। यदि ट्रांसफरर ने उसको लॉन्च कराए होते थे कि वास्तव में ये आपने बेचे थे या नहीं, जब तक उसकी चिट्ठी नहीं पहुंचती थी, कंफर्मेशन नहीं पहुंचती थी, तब तक वो उसको ट्रांसफर नहीं करता था। तो जनरली ट्रांसफर की पोजीशन में 2 से 3 महीने में लग जाते थे, लेकिन अब हमारा जो शेयर ट्रांसफर इमीडिएट और इंस्टेंट हो जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा है डीमैट होने से, ओके। इसी तरह फोर्थ पॉइंट इज फास्टर सेटलमेंट। फास्टर सेटलमेंट क्या होता है भाई? जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं और वो जब हमारे को डिलीवरी आ जाती है तब उसका पेमेंट करते हैं, या जिस दिन पेमेंट करते हैं उसके 1-2 दिन बाद डिलीवरी आती है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, इमीडिएट ट्रांसफर होता है और इमीडिएट पेमेंट हो सकता है। इसकी वजह से सेटलमेंट फास्ट हो जाता है। सेटलमेंट का मतलब क्विड प्रो क्यू, कंसीडरेशन देना, माल आना पैसे जाना, यानी शेयर आना और जाना दोनों बहुत फास्टली हो जाता है। नेक्स्ट इज फास्टर क्रेडिट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स like bonus right। पहले यदि कंपनी कोई बोनस इशू करती थी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एप्लीकेशन भेजती थी और उसके बाद में अप्लाई करते थे, फिर वहां से शेयर सर्टिफिकेट बन के बोनस के शेयर सर्टिफिकेट आया करते थे। तो यदि इसी तरह का यदि कंपनी कोई बोनस इशू करती है, राइट होती है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में बोनस क्रेडिट हो जाता है और राइट का एंटाइटलमेंट आ जाता है। तो इसलिए बहुत कम टाइम लगता है। ओके, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो 6 पॉइंट है, दैट इज रिडक्शन इन हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट, हाई वॉल्यूम ऑफ पेपर। पहले यदि हमने 100 कुछ कंपनी किसी के 50, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के शेयर ले रखे थे, हाई वॉल्यूम हो जाता था। कई बार किस किस लॉट में आते थे उनको कंसोलिडेट कराना पड़ता था, स्प्लिट कराना होता था, और लॉट भी आते थे, और ये सब समस्या इसके साथ पेपर वर्क की, बहुत सारे सर्टिफिकेट। अब तो बिना, ठीक है, उसके अलावा अब जो है ऑड लॉट वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट होती है पीरियोडिकल स्टेटमेंट आ जाते हैं। पीरियोडिकल स्टेटमेंट हमारे पे आते रहते हैं, कितना गया, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट आता है, ठीक है, पीरियोडिकल रिपोर्ट आती रहती है जिस तरह बैंक स्टेटमेंट। हमें पूरा हिसाब रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उस तरह का हमारे को ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अभी तक क्या होता है, उन शेयर सर्टिफिकेट को हमें डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए, तिजोरी में रखते हैं, कोई हमारे सिग्नेचर फोर्ज करके डुप्लीकेट ना इश्यू करा दे, डाक में गुम ना हो जाए। अभी आप लोग बेटे जैसे क्लास में हैं, क्लास से आप बाहर जाते हो या आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो आप कहते हो पड़ोसी से कि सामान जरा ध्यान से रखना, क्योंकि आपको चिंता लगी रहती है। इसी तरह जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, अब शेयर सर्टिफिकेट्स की लॉस होने की, टर्माइट, दीमक वगैरह खा जाए, लॉस की, टर्माइट की, थेफ्ट की, है ना, कंटिन्यूअस केयर, इन सब की जो करनी होती थी उसकी जगह अब हमारे पास डिपॉजिटरी है। इस तरह डिपॉजिटरी में हम अपना सामान कहीं रखते हैं तो हमें बार बार देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है हमने। अदरवाइज हम हमेशा चिंता में रहते हैं, मान लो हमने कहीं शेयर सर्टिफिकेट रख दिए, कहीं वो बेच ना दे, कहीं वो यूज ना कर ले। अब तो हम इवन बैंकों से लोन भी लेते हैं, केवल उसका नंबर दे देते हैं, वहां पर केवल लीन मार्क हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमें कभी भी खतरा हो कि हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स का मिसयूज हो जाएगा। ये सारी फैसिलिटी हमको, ठीक है। अब हमें ना संभाल के रखने की जरूरत, ना हमको मिसयूज की चिंता, ठीक है।
तो हमारे पास क्या होता है, केवल अपने शेयर सर्टिफिकेट्स हम डिपॉजिटरी के पास रख देते हैं और डिपॉजिटरी हमारा सारा काम कर देती है। हमारी सारी चिंता उसके पास खत्म हो जाती है। कहाँ लॉकर में रखना है, कहाँ संभाल के रखना है, कब इश्यू करना है, कब रिसीट करना है, कैसे उस पर लीन मार्क करना है, ठीक है, किस बैंक के पास लीन है, कब हमारा लोन चुक गया तो लीन हमको क्लियर कराना है, वो सब काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए कुल मिला के हम कह सकते हैं डिपॉजिटरी के बहुत फायदे हैं। ओके, अब एक जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है क्या ये जो डिपॉजिटरी होती है, इस डिपॉजिटरी से हम डायरेक्ट डील करते हैं, हर इन्वेस्टर डायरेक्ट डील करता है? नहीं, इस डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो आम पब्लिक डिपॉजिटरी से डायरेक्ट डील ना करके इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनको हम डीपी कहते हैं, इनके थ्रू डील करती है। तो ये सारा काम किससे करती है? थ्रू डीपी करती है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्या होता है डीपी और कैसे हम डीपी के थ्रू काम करते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे रिकंसिलिएशन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने डिस्कस किया डिपॉजिटरी के बारे में। अभी तक डिस्कस किया डिपॉजिटरी के बारे में कि हम लोगों के लिए जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो एक अकाउंट खुलवाता है डिपॉजिटरीज के यहाँ, और उनके शेयर्स कंपनी से डायरेक्ट डिपॉजिटरीज के यहाँ जाते हैं। तो क्या अकाउंट हमको डिपॉजिटरीज के यहाँ खुलवाना पड़ता है? क्या हम लोगों को चाहे NSDL CDSL में डायरेक्ट हम डील करते हैं? नहीं। इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के क्या होते हैं? इन डिपॉजिटरीज के एजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डीपी जनरली बैंक्स और शेयर ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स सॉरी, जनरली इन लोगों ने क्या है, ये जो दो डिपॉजिटरी है NSDL CDSL से एजेंसी टाइप का एक एग्रीमेंट किया होता है, यानी इनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस लिया होता है। ठीक है, ये जो पर्सन होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आम इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी से डील नहीं करता। ये क्या डील करता है? थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहाँ मिलेंगे? ये और कुछ नहीं होते, ये जो बैंक होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है, PNB है, या सिटी बैंक है, ICICI है, लगभग सारे ही बैंक्स ने डीपी लाइसेंस लिए होते हैं। तो हम किसी भी बैंक में जाते हैं, जिस तरह बैंक अकाउंट खोलते हैं, हम उनसे कहते हैं हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। क्या खुलवाना है? डीमैट। जिस तरह हम जाते हैं हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है, रुपए में करंट अकाउंट खुलवाना है,
तो हम बैंक के पास जाते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, या हम बैंक के पास नहीं जाते तो जिस शेयर ब्रोकर से हम डील करते हैं, जनरली शेयर ब्रोकर्स ने भी क्या किया होता है, डीपी का लाइसेंस लिया होता है, तो वो कहते हैं अच्छा हम आपका डीमेट अकाउंट खोल देते हैं। ओके, इसी तरह मर्चेंट बैंकर्स हैं, तो जनरली क्या है, जिस बैंकर से डील करते हो वो अपने यहाँ जिससे उसका डीपी लाइसेंस होता है या जिस मेन ब्रोकर से होता है वो आपका एक अकाउंट खोलता है, डीमेट अकाउंट। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, सर ने बताया था डिपॉजिटी होते हैं, डिपॉजिटी डायरेक्ट डील नहीं करते, तो हमें कहाँ डिपॉजिटी पार्टिसिपेंट ढूंढने होंगे। ये डिपॉजिटी पार्टिसिपेंट और कोई नहीं होते, ये जो बैंक और शेयर ब्रोकर्स हैं उन्होंने ही डिपॉजिटी पार्टिसिपेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होता है, तो ये डीपी अकाउंट खोलते हैं। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके नजदीक ही आपके आजू बाजू में बैंक्स मिल जाएंगे, शेयर ब्रोकर मिल जाएंगे, जिनके यहाँ आप डीमेट अकाउंट खोल सकेंगे। ठीक है, ओके। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर है, हम अकाउंट तो खुलवा लेंगे, लेकिन इनके पास हमारे शेयर्स और हमारे ट्रांजैक्शंस की गारंटी क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि बैंक से हम जो डीलिंग करते हैं उसमें तो आरबीआई ने काफी सिक्योरिटी मेजर्स रख रखे हैं, क्योंकि कहते हैं आरबीआई का हाथ है, सारे गारंटी होती है, सिक्योरिटी होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं बैंक पे, आरबीआई जनरल बैंक अकाउंट। इसमें जो डिपॉजिटरी के साथ हम डीलिंग करते हैं डीमेट अकाउंट में, तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटीज मेजर्स, सिक्योरिटीज मेजर्स इन डीलिंग विद डीपी, सिक्योरिटी मेजर इन डीमेट, डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी मेजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहला सिक्योरिटी मेजर होता है दैट इज एग्रीमेंट विद डीपी, डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ये किस तरह का एग्रीमेंट होगा, कैसा एग्रीमेंट होगा, इससे क्या फायदा होगा, इसके अंदर क्या होता है, ये इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनीफाई, इस एग्रीमेंट के अंदर डीपी और सब बातों के अलावा सारी टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, कैसे करेगा, उसके साथ साथ इंडेमनिटी होती है कि उसने यदि इंडेमनिटी कि यदि डीपी ने बिना बताए बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए और किसी तरह भी आपका लॉस कर दिया, तो ही हैज टू इंडेमनिफाई दैट लॉस। तो डीपी क्या करेगा, किसी भी तरह का नुकसान होगा इन्वेस्टर्स को उसके पास रखने की वजह से, तो ही हैज टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस। उसके अलावा इवन यदि उसके शेयर्स मिसयूज होते हैं, मान लो उसके गारंटी पे किसी ने लोन ले लिया, तो इवन फॉर मिसयूज के लिए भी इंडेमनिफाई करेगा डीपी बिल। इंडेमनिफाई का मतलब जो समझते हो, हिंदी में कहते हैं इसको क्षतिपूर्ति, जितना नुकसान, क्षतिपूर्ति यानी जितना आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा, यानी जितना नुकसान है उसको रिइंबर्स करेगा।
ठीक है। तो वो कोई भी डील करेगा ऑथोराइजेशन से करेगा। इवन अगर हमने मान लो कि डीपी का कमीशन नहीं दिया है, लेकिन ये नहीं कि वो खुंदक निकालने के लिए हमारे शेयर्स इधर उधर कर दे, गलत ट्रांसफर कर दे, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता। उसे कमीशन लेना है उसका वो अलग केस करेगा, लेकिन हमारे शेयर्स से वो कुछ कर नहीं सकता। कोई मिसयूज करेगा तो इंडेमनिफाई करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डीपी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जिसका रेगुलर ऑडिट होगा, उसी कॉपी वगैरह स्टेटमेंट रिटर्न्स रेगुलरली सेबी को देगा। ठीक है। तो वो जो डीपी है, जो भी रिकॉर्ड्स है, वो खुद भी रखेगा। दोनों के पास रिकॉर्ड्स होंगे, डिपॉजिटरी के पास भी और डीपी के पास भी, जिसका टाइम टू टाइम रिकंसिलेशन होगा इस शेयर होल्डिंग का, किस समय हुआ, कैसे हुआ, कैसे ऐसा नहीं हो। ठीक है। और उसका साथ ही साथ क्या रखेगा, उसके साथ साथ ये सारा कंप्यूटर रिकॉर्ड होता है, तो इसका बैकअप भी डिपॉजिटरी भी और डिपॉजिटरी डिपार्टमेंट एक दूसरी जगह, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर डिपॉजिटरी के सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो चेन्नई के अंदर एक बैकअप रखेगा। इस तरह के मतलब कहीं भी यदि भूकंप आ जाए, ये आ जाए, काल हो जाए किसी भी तरह, तो हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो जाए। क्योंकि यदि बैकअप लॉस हो गया तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे हम सब लोग, पता ही नहीं लगेगा किसका क्या है। तो वो सब कुछ रखता है। उसके अलावा कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जितने भी सिक्योरिटीज है उनके लिए डीपी और डिपॉजिटरी एक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा किसी भी टाइम। ठीक है। तो ये सारे, जिससे कि कोई भी लॉस हो आपका, वो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर ले। तो ये सारे सेफगार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम डीमैट कराने से कहीं ना कहीं उनको लॉस हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट आर द सेफगार्ड्स। ओके। प्रोवाइडेड फॉर या सिक्योरिटी मेजर्स इन डीमैट अकाउंट्स। अब दो टर्म्स यूज होती हैं, एक होती है डिपॉजिटरी और एक होती है कस्टोडियन। इनमें फर्क क्या है? कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं डिपॉजिटरी से, कस्टोडियन से और रजिस्ट्रार से। ओके। तो डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में फर्क क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है। क्या होती है डिपॉजिटरी? आपको किसी को कुछ आइडिया? हाँ जी बताइए, क्या होती है डिपॉजिटरी और क्या होता है कस्टोडियन? तो अब हम समझेंगे डिपॉजिटरीज वर्सेस कस्टोडियन। क्या होती है डिपॉजिटरी और क्या होता है कस्टोडियन? डिपॉजिटरी का और कस्टोडियन में सबसे बड़ा फर्क है कि ये ई फॉर्म में रखता है शेयर्स को, और कस्टोडियन वो होता है जो इसको फिजिकल फॉर्म में रखता है। ओके। कस्टोडियन फिजिकल फॉर्मेट में रखता है। ओके।
डिपॉजिटरी हमेशा रजिस्टर्ड ओनर होता है, रजिस्टर्ड होल्डर होता है, होल्डर ऑफ शेयर्स, हिमसेल्फ, एंड जो शेयर्स के ऑनर होते हैं, जो शेयर्स के खरीदार होते हैं, बायर होते हैं, वो उनकी बेनिफिशियल ओनरशिप होती है। कस्टोडियन के केस में कस्टोडियन ऑनर नहीं होता, ना रजिस्टर्ड ऑनर होता, रजिस्टर्ड होल्डर या रजिस्टर्ड ऑनर होता है। ये इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑनर, रजिस्टर्ड जो ऑनर है वो शेयर होल्डर ही होता है, कस्टोडियन केवल ट्रस्टी होता है, कस्टोडियन केवल ट्रस्टी होता है। ओके, ये केवल अभी तक दो हैं, ये मैनी है, कई हैं, ये इसके कई मॉडल्स होते हैं। एक तो डीमेट मॉडल होता है और एक इमोबिलाइजेशन शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। अब ये डीमेट और इमोबिलाइज शेयर्स में क्या फर्क होता है, ये अभी हम आपको बताते हैं। ये बात आपको कुछ कुछ समझ में आई कस्टोडियन में, और डिपॉजिटरी में क्या फर्क होता है। हाँ सर, डिपॉजिटरी ई फॉर्म में होता है, उसके नाम ही डिपॉजिटरी के नाम शेयर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, और जो इंडिविजुअल होते हैं वो बेनिफिशियल ऑनर होते हैं, जबकि कस्टोडियन में वो ट्रस्टी की तरह रखता है शेयर्स, क्या जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होता है। ओके, पर्टिकुलर शेयर होल्डर होता है। ये केवल दो हैं, एनएसडीएल एंड सीडीसीएल, कस्टोडियन ढेरों हैं। अब ये इसके कई मॉडल्स हैं, उसके कोई मॉडल नहीं है। इसके मॉडल अब बताते हैं डीमेट और इमोबिलाइजेशन शेयर में क्या फर्क है। हाँ जी, तो अब हम समझेंगे क्या फर्क है डीमेटलाइजेशन में और इमोबिलाइजेशन में। डीमेट वर्सेस इमोबिलाइजेशन, डीमेट वर्सेस इमोबिलाइजेशन। डीमेट के अंदर फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को, फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। ये यदि अलग अलग, ए के अलग, ए के 100 शेयर्स हैं, बी के 500 शेयर्स हैं, सी के 1000 शेयर्स हैं, तो ये अलग अलग शेयर्स, इनको डीमेटलाइज किया जाता है, या पहले फिजिकल फॉर्म में है उनको डीमेटलाइज। इमोबिलाइजेशन में सीधे ही कंपनी 1 लाख शेयर्स या 10 लाख शेयर्स, पूरे बंच की बंच सीधा डीमेट में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद में इंडिविजुअल उनके जो भी बेनिफिशियल ओनरशिप है
उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है ABCD में। ओके, यानी इसमें तो पहले डीमेटलाइज, जैसे आपके पुराने शेयर पड़े हैं उनको डीमेटलाइज किया, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है डीमेटलाइजेशन प्रोसेस की, ये हमको समझना है। ये सब चीजें आपने समझी? हाँ, अब समझते हैं। इस डीमेटलाइजेशन इस प्रोसेस के फीचर्स, इसके फीचर्स, या आप इसको कह दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स। या रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशंस, ये सब आपको समझनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे पहले एक डीपी होता है। डीपी के हमको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरते हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं। ओके, ये जो डीपी है ये फैसिलिटेटर का काम करता है। उसके अलावा आईपीओ में भी से भी शेयर्स डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। आईपीओ से भी शेयर्स डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रेड सेटलमेंट भी डीपी के यहाँ ही हो जाता है। ओके, no need of holding certificate, फिजिकल फॉर्म में कोई सर्टिफिकेट होल्ड करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, बोनस एंड राइट्स, ये भी डीपी के यहाँ हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम डीमैट करा सकते हैं और डीमैट को किए हुए को बाद में रीमैट करा सकते हैं। यानी इसके यहाँ से हम, यदि हमको फिजिकल फॉर्म में पुराने शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट करा सकते हैं ई फॉर्म में, और ई फॉर्म किए हुए यदि हमें फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो फिजिकल फॉर्म में करा सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक जनरली समझा डिपॉजिटरी के बारे में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में। हाँ जी, कुछ आया बात समझ में? हाँ सर। अब बेटे हमको एक डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 का, उसमें कुछ चीजें समझाई गई हैं। तो अब हम चलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1956 पे। ये सब बातें आपको क्लियर हुई? हाँ जी। अब हम चलते हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996। डिपॉजिटरी एक्ट 1996
डिपॉजिटरी एक्ट 1906 में सबसे पहले समझिए बेनिफिशियल ऑनर। तो मैं आपको पहले ही बता ये कौन होता है। हाँ जी, बेनिफिशियल ऑनर। हु इज द बेनिफिशियल ऑनर? बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है? जो वास्तव में शेयर खरीदता है या शेयर होल्डर है या जिसके शेयर हैं, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ऑनर। मानिए आप शेयर होल्डर्स हैं तो आप बेनिफिशियल ऑनर होते हैं, ठीक है। जिसके नाम शेयर्स होते हैं, जो खरीदता है, यदि वो फिजिकल फॉर्म में लेता तो जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता, यदि डीमेट फॉर्म में ना होके वो मेटेरियलाइज फॉर्म में होते, फिजिकल फॉर्म में होते, वो यदि डीमेट फॉर्म में, वही सेम पर्सन बेनिफिशियल ऑनर होता है। ओके, तो ये कभी मत कहिएगा कि जिसने शेयर खरीदे वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है इन द केस ऑफ डीमेट। इन द केस ऑफ द फिजिकल, जिसने शेयर खरीदे वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है। लेकिन इन दिस केस, समझ में आया कि इन द फिजिकल फॉर्म जो शेयर खरीदता है वही रजिस्टर्ड ऑनर होता है, लेकिन इन द केस ऑफ डीमेट वो रजिस्टर्ड ऑनर नहीं होता, वो होता है बेनिफिशियल ऑनर। ओके, सेकंड ये एक्ट डिफाइन करता है डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या होती है? जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है प्लस सेबी से वो रजिस्टर्ड होती है टू एक्ट एज डिपॉजिटरी ऑफ शेयर्स, उसको डिपॉजिटरी कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट आता है डिपॉजिटरी एक्ट में रजिस्टर्ड ऑनर। ये जो डिपॉजिटरी होती है, सारे शेयर्स को, आप मेरे शेयर, आपके शेयर, सारे शेयर होल्डर्स के शेयर जो भी डिपॉजिटरी के पास होते हैं, उनका रजिस्टर्ड ऑनर डिपॉजिटरी होती है। शेयर उसके नहीं होते, लेकिन जो कंपनी है, वो कंपनी डीमैट के केस में इंडिविजुअल नाम में शेयर्स नहीं देती, सारे के सारे शेयर डिपॉजिटरी को दे देती है और एक लिस्ट पकड़ा देती है कि ये शेयर आपके नाम किए जाते हैं, लेकिन इसकी बेनिफिशियल ऑनरशिप इन लोगों के नाम है। ओके, नेक्स्ट ये डिपॉजिटरी एक्ट कहता है ऑप्शन टू रिसीव, ऑप्शन टू रिसीव शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म्स। डिपॉजिटरी एक्ट कहता है कि आपको ये ऑप्शन होता है शेयर होल्डर्स को, वो चाहे तो शेयर फिजिकल फॉर्म में रखे, वो डीमेट फॉर्म में रखे। जब शेयर एप्लीकेशन आती है तो उसमें कॉलम होता है, ऑप्शन होता है कि आप, ठीक है, कि आप फिजिकल में रखने हैं या डीमेट में। जब आपको शेयर्स अलॉट होते तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी होती है कंपनी को कि हमारे शेयर डीमैट में रख दीजिए, तभी वो डीमैट में आते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि डीमैटलाइजेशन के बाद आप फिजिकल में नहीं रख सकते। जनरली वो ऑप्शन भरवा लिया जाता है फॉर्म में, या जब अलॉट होता है तब ले लिया जाता है। तो कुल मिला के ये आपके कुछ ठीक है
तो ये हमारा सेक्शन 8 कहता है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का कि ये जो है शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि जो इश्यूअर है, इश्यूअर का जो फॉर्म होता है उसी में वो लिखवा लेता है, अदरवाइज वो एक लेटर भेजता है अलॉटमेंट के टाइम पर और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं कि सेक्शन कि ये कंपलसरी हो गया है डीमेट एक्ट के बाद डिपॉजिटरी कि हम डीमेट फॉर्म में रखें, लेकिन सुविधा के लिए जनरली सभी लोग डीमेट फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि यदि कोई शेयर होल्डर चाहे तो सेक्शन 8 के अंदर वो डीमेट के मना कर सकता है, वो कह सकता है कि हम अपने शेयर फिजिकल फॉर्म में रखेंगे। तो फिजिकल फॉर्म में रखना और डीमेट में रखना ये किसका अधिकार है? ये शेयर होल्डर्स का अधिकार। इसके अलावा शेयर होल्डर्स कभी भी अपने शेयर्स को डीमेट से रीमेट करा सकता है, यानी दोबारा मेटलाइज करा सकता है, और जो डीमेट शेयर्स नहीं है उनको कभी भी डीमेट करा सकता है। ओके, ये बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमने मेन प्रोविजंस आपको बताए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की। अब एक कंसेप्ट हम आपको और बता देते हैं, दैट इज फंजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या बताते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने समझा क्या होती है डिपॉजिटरी, क्या है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो अब हम समझेंगे डिपॉजिटरी एक्ट के बाद में ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरीज। तो बेसिक क्या होती है डिपॉजिटरीज? एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया। अब हम बताते हैं ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरीज। तो ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरीज में सबसे पहले हमें देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटरी रखेगी। तो मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्स बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरीज क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगी? तो सबसे पहले डिपॉजिटरी करती क्या है? डिपॉजिटरी करती है डॉक्यूमेंट को डीमेटेरियलाइज। तो सबसे पहले रखेगी रिकॉर्ड्स ऑफ डीमेट, जिसको कहते हैं डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, रिकॉर्ड्स ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, और रीमेटेरियलाइज्ड। रीमेटेरियलाइज्ड का मतलब जो आपका फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको जब उसकी जगह रसीद दी गई, जिस तरह आप कैश ले जाते हैं कैशियर को और आपकी पासबुक में अकाउंट में एंट्री हो जाता है, यानी जो फिजिकल पैसा है वो आपका डीमेटेरियलाइज हो गया। इसी तरह जब आपका शेयर सर्टिफिकेट की जगह रसीद मिल जाती है वो होती है डीमेटेरियलाइज्ड, और जब आपको वापस और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उसको होता है रीमेटेरियलाइज्ड। उसके अलावा ये जो डीमेटेरियलाइज्ड होती है, जिस तरह बैंक की पासबुक के अंदर होते हैं, तो जो भी ट्रांसफर शेयर होते हैं तो ट्रांसफर की डेट, ट्रांसफरी का नेम और ट्रांसफर
इनकी सारी डिटेल्स, इनका नेम, इसके रिकॉर्ड्स रखेंगे। उसके अलावा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। अब ये क्या होता है बेनिफिशियल ऑनर? सपोज रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर हैं और रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए था 1 लाख शेयर्स, उसमें से 10,000 शेयर्स मेरे पास हैं। तो एज पर डीमैटेरियलाइजेशन में उसका बेनिफिशियल मैं ऑनर में हूं, लेकिन रियल ऑनर और जिस तरह एज पर डिपॉजिटरी वो हमारे को बेनिफिशियल एज ए शेयर होल्डर में क्या करता है, जिसके नाम शेयर्स होते हैं उसको कहता है बेनिफिशियल ऑनर। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर हैं, उनको बेनिफिशियल ऑनर कहा जाता है। तो ये जो बेनिफिशियल ऑनर है, अब ये जो ट्रांसफर होगा या कहीं हाइपोथिकेट होगा, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे होगा? बेनिफिशियल ऑनर के इंस्ट्रक्शंस पे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम बेनिफिशियल ऑनर, इंस्ट्रक्शंस का रिकॉर्ड रखना होगा। उसके बाद में मान लो जब रिलायंस कंपनी या जो भी कंपनी से अलॉटमेंट मिलता है, राइट मिलता है, बोनस मिलता है, तो जो अलॉटमेंट नोटिस है, ये अलॉटमेंट नोटिस का रिकॉर्ड्स, अलॉटमेंट नोटिस का रिकॉर्ड रखना है। जो शेयर प्लेज किए गए हैं, यानी बैंक को गिरवी रखे गए हैं, रहन रखे गए हैं, प्लेज ऑफ द शेयर्स, उनका रिकॉर्ड्स रखना होता है। प्लेज ऑफ शेयर्स का रिकॉर्ड्स रखना है। जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? हाँ जी, ये समझिए एनएसडीएल है। एनएसडीएल के अलंकित हो गया, करवी हो गया, या और बाकी शेयर ब्रोकर हो गए। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब उनके ऑथोराइज्ड एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव, जिनके थ्रू हम अकाउंट खोल सकते हैं, अपने शेयर डीमैटेरियलाइज कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा कौन कौन सी सिक्योरिटीज, हर सिक्योरिटी डीमैट नहीं होती आजकल, वैसे लगभग ऑल एलिजिबल कौन सी है डीमैट के लिए, उनका रिकॉर्ड, कौन कौन सी सिक्योरिटी, और इसके अलावा कोई भी सेबी ने अदर रिकॉर्ड्स जो भी रिक्वायर्ड किए हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स एक डिपॉजिटरी रखती है। अब इसके साथ में जो एक्ट है, एक्ट के अंदर हमने बताया था क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेबी की, है ना। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक तो जो भी प्लेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड, जहां पर रिकॉर्ड रखा जाएगा, प्लेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, ये सबमिट करना है सेबी को। प्लेस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, ये इंटीमेट करना है किसको, इंटीमेट करना है सेबी को। प्लेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स, इसको इंटीमेशन देनी है। 5 साल के लिए ये प्रिजर्व करना है। ये जो रिकॉर्ड्स है ये कब तक प्रिजर्व करना है? 5 साल तक प्रिजर्व करना है। ठीक है। और यदि मान लो आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक में,
यदि ई फॉर्म में रखा जा रहा है रिकॉर्ड तो उसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन सेफ्टी एक्सेट्रा कि क्या इंतजाम किए हुए, ये सारा कुछ उनको एंश्योर कराना है। अब क्या होता है, सेबी में अपॉइंट एनी इंस्पेक्शन, तो डिपॉजिटरीज के अंदर क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन बाय सेबी, हाँ जी, तो सेबी इंस्पेक्शन कर सकती है। और जब इंस्पेक्शन होगा तो क्या होगा, इंस्पेक्शन खुद तो क्या करेगी, अपॉइंट 1 और मोर इंस्पेक्टर्स, अपॉइंट क्या करेगी, 1 और मोर इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर देगी, जो सबसे पहले एंश्योर करेंगे। इंस्पेक्टर क्या देखेंगे, एंश्योर कि प्रॉपर बुक्स आर मेंटेन्ड, ensure proper books are maintained by depository पार्चमेंट और जो भी उनके एजेंट हो। डिपॉजिटरी पार्चमेंट्स को डीपी कहते हैं शॉर्ट में। कोई अकाउंट होल्डर की कोई कंप्लेन है उनको लुक आफ्टर करेगी। अकाउंट होल्डर्स की जो भी कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है, अकाउंट होल्डर की जो भी कंप्लेन और ग्रीवेंसेज हैं उनको साथ में देखना है कि जो भी एक्ट हैं, बाई लॉज हैं, इनकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं, इनकी कंप्लायंस देखनी है बाई लॉज की। साथ ही साथ देखना है प्रोसीजर एंड सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, और ओवरऑल इनको ये देखना है कि जो भी फंक्शनिंग हो रही है दीज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सारी फंक्शनिंग जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में हो रही है या नहीं हो रही है, ये मेन इंस्पेक्टर्स को देखना है। अब जो चैप्टर का नाम है ऑडिट, तो बेसिकली ये जो ऑडिट होता है ये जनरली जो रिकंसिलिएशन ऑफ चेंज इन शेयर कैपिटल होता है। ऑडिट होता है, ऑडिट इज रिकंसिलिएशन ऑफ चेंज इन शेयर कैपिटल। जितने भी इशूअर्स हैं, इशूअर्स का मतलब जो भी कंपनी है जिन्होंने शेयर्स इशू किए हैं, ये जितनी उनकी शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ, चेंज इन शेयर होल्डिंग, ये सबमिट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। तो जिस तरह हमारा बैंक रिकंसिलिएशन होता है, तो डिपॉजिटरी एक तरह का हो गया बैंक। तो डिपॉजिटरी का बैलेंस एच पर डिपॉजिटरी और एच पर ये स्टॉक एक्सचेंज को ये लिस्ट है। इनका जो रिकंसिलिएशन है, ठीक है, रिकंसिलिएशन किस किस चीज का, टोटल इश्यूड कैपिटल का, लिस्टेड कैपिटल का,
डीमैट कैपिटल का, इन सबका रिकंसिलेशन कौन करता है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ऑडिटर करता है। ठीक है, ये जो रिकंसिलेशन का जो ऑडिट होता है, ये ऑडिट सीए भी कर सकता है और कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है। सीए भी कर सकता है और सीएस भी कर सकता है। साथ ही साथ ये जब भी चेंज होता है तो जो अपडेट होगा ना रजिस्टर, अपडेटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये जो रजिस्टर अपडेट किया गया है नहीं किया गया है चेंज ऑफ शेयर्स पे, ये भी सीए को देखना है। उसके अलावा हर इशूअर को क्या करना है, यदि कोई भी डिफरेंसेज आते हैं, कोई भी वेरिएशन है इश्यूड कैपिटल में, लिस्टेड कैपिटल में, डीमैट कैपिटल में या मेंबर्स रजिस्टर में, तो ये प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म करना है डिपॉजिटरी को। तो देखना क्या है कि ये प्रॉम्प्टली किया गया है या नहीं किया गया। ओके, तो ये हमने डिपॉजिटरी का यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।